टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, एक ट्रांसमिशन लाइन काफी बड़ी होती है, लेकिन हम उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसको हम डेल्टा जेड भी कहते हैं अगर इसकी लेंथ जेड थी बड़ी वाली ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, तो इस डेल्टा जेड का जो सर्किट भी होता है वो भी कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है ना, एक यूनिट, जो ये यूनिट चीज है, ये पूरा यूनिट है इसकी, या फिर आप ये कर सकते हो यूनिट एलिमेंट हो गया इस बड़ी ट्रांसमिशन लाइन का। तो इसका सर्किट एलिमेंट भी कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, और इसी जो डेल्टा जेड है ना, जो इसी पे हम केवीएल केसीएल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्रांजिट टाइम वगैरह जो मैंने पिछली बार ही सब कुछ बताया था कि वो सब हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसी कारण से हम जो नेटवर्क थ्योरीज के जो लॉज हैं वो हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं। तो देखो इनमें क्या होगा, जो वोल्टेज हमने देखो इस फॉर्म में बना लिया है पूरा। अब सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, कुछ लोग मतलब को डाइट होगा कि है ना, पिछली बार तो बनाया था कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, और इन्हीं के बीच में से एक कैपेसिटेंस निकल रहा था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निकल रहा था। तो इस बार ये ऐसे अलग सा क्यों बनाया? तो ये अलग सा नहीं बनाया, ये उसी के इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं सारे। आप इसको अलग अलग तरीके से खूब तरीके से बना सकते हो। तो ये इस वाले से क्या होता है ना कि हम मतलब देखो ये आर और ये सीरीज में दिखता है। ठीक है, ये सीरीज में दिखता है, और ये दोनों देखो ये शंट में दिखते हैं, एडमिटेंस है ये। ठीक है ना, और ये इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस है, ये एडमिटेंस है। तो ये देखो इसमें हम जो लॉज लगाएंगे ना वो काफी आसान हो जाते हैं लगाने के लिए। तो इस कारण से मैंने इनमें ये सब ले लिया है। ठीक है, अब मैं मेन जो टर्मिनोलॉजीज थी वो बता रहा था आपको। ठीक है, कि किस तरह से हम लगाएंगे, और यहाँ से वोल्टेज करंट इक्वेशन और प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो सब इसी से आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना। डेरिवेशन मतलब थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत इजी बहुत है। ठीक है, तो ये मान लो हमने z लेंथ का लिया, तो ये z है और ये डेल्टा z ले लिया हमने, बीच में बीच की लेंथ डेल्टा z है, तो यहाँ वाला एंड टर्म क्या हुआ, z प्लस डेल्टा z। ठीक है, जो वोल्टेज शुरुआत में है वो क्या है, वी जेड टी। अब जेड टी इसलिए लिया क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये दो इंडिपेंडेंट है और वोल्टेज इन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो जेड और टी जो लेंथ और टाइम है इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है वोल्टेज। करंट का भी सेम यही सीन है। ठीक है, वेरी करता है इन सब के साथ। अब डेल्टा जेड, आर डेल्टा जेड मैंने आपको पहले ही पिछले ही लेक्चर में बताया था कि हम जो ट्रांसमिशन लाइन है वहां पे रेजिस्टेंस ऐसे बात करते हैं 5 ओम पर मीटर। तो जब हम डेल्टा जेड जो कि इसकी लेंथ है, यूनिट लेंथ है, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मीटर में आएगा। ठीक है, तो वो इसलिए मीटर में आया हुआ है। तो आर डेल्टा जेड, एल डेल्टा जेड जो कि हेनरी पर मीटर होगा, सॉरी पर मीटर नहीं, जो भी होगा हेनरी पर मीटर, सॉरी। ठीक है, कैपेसिटेंस का भी पर मीटर होगा, और ये जो कंडक्टेंस लगा हुआ है इसका भी सेम वही हाल होगा। ठीक है, पर मीटर में ये जितने भी यूनिट्स हैं वो सब प्राइमरी कांस्टेंट ये सब पर मीटर में आने लगेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाले जो कुछ मेन पॉइंट्स थे वो समझ आ गया होगा। अब देखो जो एंड टर्म है वो क्या है, z प्लस डेल्टा जेड ले लिया हमने, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो ये है इस पॉइंट पे हमने मान लिया ये z प्लस डेल्टा जेड है, और वी जेड प्लस डेल्टा जेड जो हमने लेंथ में चेंज हुआ है ना, तो वही चीज हमने लिख दिया कि करंट भी यहाँ पे उस हिसाब से होगा, वोल्टेज भी उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमें हमें चाहिए वोल्टेज इक्वेशन, हमें चाहिए वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन। ठीक है, और एक और चीज होती है वो होती है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, कि उसका कांस्टेंट क्या है, जो जिसको हम गामा से भी रिप्ले वो करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, वही चीज हमें पता लगानी है। तो चलो अब मैं बता देता हूं। तो आपको इसमें बहुत सिंपल सा, अगर आपको केवीएल के बारे में ध्यान होगा तो केवीएल के बारे में, तो हम इस आउटर लूप में पहले जो ये लूप है ना आउटर वाला, इसमें हम केवीएल लगाएंगे इस वाले में। ठीक है, केवीएल लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको साइन कांस्टेंट वगैरह पता होंगे। तो अगर मैं माइनस से प्लस, तो अगर हर चीज का सेकंड वाला ले रहा हूं तो मुझे ये कौन लगाना होगा। ठीक है, तो वोल्टेज के आगे प्लस लगेगा, और ये अगर इस वाले के रेजिस्टेंस के ले रहे हैं तो ये यहाँ भी प्लस माइनस, तो इसका भी सेकंड वाला लगेगा। प्लस माइनस ले रहे हैं तो इसका भी सेकंड वाला लगेगा। तो सेम टू सेम उसी हिसाब से है सब कुछ। ठीक है, केवीएल तो आप सभी को आता होगा। तो वो लगाया है, वो किस तरह से लगाया है देखो। सबसे पहले वी जेड टी, तो यहाँ पे प्लस तो मैंने बोला क्योंकि सेकेंड वाला लिया है हमने, तो वी जेड टी हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस माइनस, मैंने जैसा बोला था कि हमने सेकेंड वाला लिया है, सबका सेकेंड वाला ले रहे तो यहाँ भी माइनस, तो आई इंटू जो भी हमारा क्या होता है आई आर ही तो होता है, वी इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हर चीज वोल्टेज में बात होगी, तो आई जेड टी इंटू आर डेल्टा जेड। देखो वही वही सेम चीज लिखी है, आर इंटू डेल्टा जेड इंटू आई जेड टी। ठीक है, अब देखो
जब भी हम एल करते हैं ना, तो जो एल वाला होता है ना, तो इसके साथ हम क्या लिखते हैं, एल डी बाय डी टी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास तो क्या कहते हैं कि दो कांस्टेंट आ रहे हैं, z और t, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, d जो बड़ा वाला d होता है ना, इसकी जगह हम लेंगे डेल। जो डेल्टा था उसकी जगह हम क्या लेंगे, डेल, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, l इंटू डेल्टा z इंटू डेल आई जेड टी बाय डेल टी, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा, यहाँ पे d नहीं लिया है हमने, डेल लिया है, क्योंकि दो कांस्टेंट है यहाँ पे, दो कांस्टेंट क्या, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड यहाँ पर माइनस था, तो वही है वी जेड, यहाँ वाला वोल्टेज आ गया एन टर्म वाला, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा होता ही है। अब आप क्या करो, वी वाली टर्म को एक साथ लिख दो, जो कि वी जेड प्लस जेड थी, और वहां से हमने क्या कहते हैं कि ये माइनस करके लिख दिया है। अब ये कैसे लिखा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसको वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, और यहाँ पे जो था वो अलग रह जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स ही है पूरी, साइन वगैरह। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जो जो ये वाली टर्म थी ना, इसमें से डेल्टा जेड को कॉमन ले लो। तो अगर आपने डेल्टा जेड कॉमन लोगे, तो इसमें से ये डेल्टा जेड बाहर आया, और इसको ले जाओ यहाँ नीचे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलेंगे कि डेल्टा सेट मैंने आपको बताया था लेंथ होती है, जो लेंथ हमने मानी है, इसको टेंस टू जीरो कर देंगे। तो अगर लेंथ ही मतलब टेंस टू जीरो हो गई, तब तो कुछ बात ही नहीं होगी ना, हमें यही तो चाहिए था कि लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए। तो जब जीरो ही हो रही, तो उससे बड़ी तो वेवलेंथ ऑफ कोर्स होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर लेंथ जीरो हुई, तो क्या होगा, जो टी आर था या ट्रांजिट टाइम था, हम उसे जो इफेक्ट होगा वो नहीं लग पाएगा इस जगह, ठीक है। तो हमारे हर जितने भी लॉज हैं वो नेटवर्क थ्योरी की तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, हम मतलब जो नेटवर्क थ्योरीज था सेम टू सेम सर्किट एनालिसिस हम उसकी तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो इसीलिए हमने, क्योंकि डेल्टा सेट हमने जीरो माना है, तभी तो हम केवीएल वगैरह मंगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको टेंड्स टू जीरो ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इसको टेंड्स टू जीरो किया, तो क्या होगा, ध्यान दो, ये लिमिट टेंड्स टू जीरो की है, z प्लस डेल्टा जेड टी। तो ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये सेम टू सेम फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ये। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन ये क्या होता है, डेल्टा जेड ही होता है ना शायद, हाँ। तो इसमें अगर हम लिमिट डालते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि ये सेम टू सेम हमें उसी में मिलता है, ठीक है ना। सॉरी, एच होगा, एच 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 एच, यहाँ पर एच आना चाहिए, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एच आएगा। तो जो चेंज होता है वही हमें, इस चेंज को जो होता है वो टेंस टू जीरो करना होता है, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, फिर हम इसको लिखते हैं डी एफ एक्स बाय डी एक्स, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला है। तो वही चीज, कुछ नहीं हुआ है, बस हमें इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में ही जो इक्विवेलेंट दिख रहा है हमें वो लिख लेना है। तो वही किया है, देखो, लिमिट एट z टेंड्स टू, यहाँ पे वो जीरो वो वाला पार्ट है, तो देखो इसको हमने क्या लिख दिया, डेल v जेड टी बाय डेल z, ठीक है। और इस जगह तो कुछ था ही नहीं, डेल्टा z जैसी कोई टर्म ही नहीं थी ना, हमने तो इस जगह भेज दी थी, तो इधर कुछ भी नहीं होगा। तो इधर सिंपल माइनस का आर आई जेड टी प्लस एल डेल आई बाय, यहाँ पे डेल लगाना भूल जाता हूँ मैं हर बार, तो डेल आई बाय डेल टी आप जेड टी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे दो, अगर दो ही वेरिएबल, क्योंकि ये देखो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी एक की, तो किसकी खत्म करनी है, हम टाइम की, टाइम की खत्म करते हैं। तो उसको अगर टाइम की डिपेंडेंसी खत्म करते हैं, तो हम बोलते हैं हमने टाइम को सप्रेस करना होगा। क्या करना होगा, टाइम सप्रेस कर देंगे ना, तो उसकी डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो हम बोलते हैं, तो वी जेड टी जो है, उसको अगर हम ये लिखेंगे ना, रियल ऑफ वी जेड ई टू दी पावर जेड ओमेगा टी। तो अब अगर इसमें टाइम की डिपेंडेंसी खत्म होगी, तो हमें ये चीज जो है ये इग्नोर करनी पड़ेगी, इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अगर इसको इग्नोर किया, तो सिर्फ एक ही जेड ही बचेगा। तो जेड बचेगा, तो हम उसे लिख सकते हैं डी जेड बाय, सॉरी, उसे हम क्या लिख सकते हैं, डी वी जेड बाय डी टी है, जो भी हमारा था, ठीक है ना, डी जेड, सॉरी डी जेड इस जगह जो भी था। तो मैं एक तरह का ये मतलब फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपको टाइम सप्रेशन खत्म करना होता है, तो आप क्या करते हो, इस जो ये फॉर्मूला है इसमें से आप इसको इग्नोर कर देते हो, इस वाले पार्ट को, और फिर वैसे का वैसा चलने देते हो। तो देखो, जब अगर आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले में से अगर आप टाइम डिपेंडेंसी हटाओगे, तो क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले में से अगर आप टाइम डिपेंडेंसी हटाओगे, तो क्या होगा, ये देखो, ये चीज क्या बन जाएगी, डी वी जेड बाय डी जेड,
ठीक है, इज इक्वल टू, इस इधर से हटाया तो क्या होगा, माइनस आर आई जेड ही बचेगी, टी हटा दिया आपने। यहाँ पर एल, अब देखो ये जो डेल बाय डेल टी होता है ना, ये जे ओमेगा होता है, और ये कब होता है, अगर हम टाइम को हार्मोनिक में कन्वर्ट करेंगे ना, हार्मोनिक में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जेड ओमेगा लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो वही चीज हमने की है, जो डेल बाय डेल टी था ना, ये देखो ये वाली जो टर्म थी, इसको हम लिख देंगे जे ओमेगा, और आई और टी तो हमने हटा ही दिया है, तो इसका रहेगा जेड। तो देखो अगली आपको मैं बताता हूँ, जो इक्वेशन मेरी बनी है वो कुछ इस तरीके की बनी है। ये देखो, तो जब टाइम डिपेंडेंसी हटाई हमने, तो डी वी एस जेड, अब देखो ये जो एस लिखा हुआ है ना, ये वी एस क्यों लिखा हुआ है, तो ये एस बता रहा है कि हमने सप्रेस किया है टाइम को, टाइम सप्रेस डिनोट कर रहा है ये, कि इसमें टाइम नहीं है, अगर टाइम लगाएंगे तब जाके ये एस हटेगा और इस जगह टी आएगा। ठीक है, तो टाइम सप्रेस किया है, तो वही चीज डी वी एस जेड बताना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में से हमने टाइम को हटा दिया है, पहले टाइम था इसके अंदर। ठीक है, माइनस आर आई एस जेड वही चीज है, और माइनस एल तो मैंने बताया, अगर हम हार्मोनिक में लिखना चाहें तो डेल बाय डेल टी को हम जे ओमेगा लिखते हैं, तो वही चीज जे ओमेगा लिखा आई एस, और यहाँ पे जेड टी था तो सिर्फ जेड बचा, क्योंकि हमने टाइम सप्रेस कर दिया है, तो टाइम सप्रेस किया तो यहाँ भी एस आ चुका है आई के पास। ठीक है, अब हम इसको क्या किया, हमने डबल डिफरेंशिएट कर दिया, तो डबल डिफरेंशिएट तो आप हर किसी को आता ही होगा, तो डबल डिफरेंशिएट में कुछ भी नहीं होगा, ये z वाली टर्म है तो ये स्क्वायर लग गया इधर, ठीक है, इस जगह स्क्वायर लग गया, और ये जो था सिर्फ एक यही तो थी z की टर्म। ठीक है, तो ये वाली और ये वाली, तो इसको कॉमन ले लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो उसको करने से क्या हुआ कि ये माइनस तो था ही, तो यहाँ पे डी आई एस बाय डी जेड हो गया, और ये तो ये कॉमन टर्म थी, तो ये आर प्लस जे ओमेगा एल हो गया। तो ये जो आर प्लस ओ जे ओमेगा एल है ना, इसको हम कहेंगे सीरीज की इंपीडेंस। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा था ना सीरीज में, तो ये किसके कारण आया है, ये हमने वोल्टेज वाला लिया ना, आप ध्यान दीजिए, हमने वोल्टेज लॉ किस पर लगाया है, ये इस वाले, एक बार मैं इस सबको रफ कर दूं, हमने इस बाहर वाले लूप में लगाया ना वोल्टेज लॉ, तो इनमें क्या क्या आ रहा था, ये आ रहा था और ये आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बने हैं, जे ओमेगा एल। ठीक है, बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है। ठीक है, तो ये तो देखो, हमने बाहर वाले पे वोल्टेज लॉ निकालने से हमें वोल्टेज पे, अगर हमने जो इस वोल्टेज लॉ से हमने बाहर वाले लूप में लगाया, तो हमें मिला है सीरीज इंपीडेंस। ठीक है, तो यही चीज आगे उसमें बताई हुई है कि जब हम वोल्टेज के लिए निकालेंगे तो सीरीज इंपीडेंस निकलेगी, जो कि आर प्लस जे ओमेगा एल है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करने पे, अब वही चीज अगर हम करंट के लिए निकालेंगे तो हमें शंट वाली मिलेगी। तो करंट के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, देखो करंट के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा सब रफ कर देता हूँ। करंट के लिए कुछ भी नहीं, देखो ये आप नोड मान लो, केसीएल लगाएंगे ना करंट के लिए, ये एन नोड है, तो हम बोलेंगे एक करंट इनकमिंग, एक आउटगोइंग और दूसरा भी आउटगोइंग, तो दो करंट जा रहे हैं, दो करंट क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे दो करंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या हो, ये एडमिटेंस में है, तो जब भी एडमिटेंस में कोई चीज होती है ना वोल्टेज, तो वोल्टेज इंटू एडमिटेंस करना होता है हमें। ठीक है ना, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस करेंगे तब जाके हमें करंट मिलता है। ठीक है, और फिर ये दूसरी एडमिटेंस है, तो वोल्टेज इंटू ये करेंगे, तो जो इन दोनों का करंट है वो इन दोनों को प्लस करना होगा बेसिकली, V इंटू ये वाली एडमिटेंस और V इंटू ये वाली एडमिटेंस, इस पूरी ब्रांच का करंट देगा आई वाले का। ठीक है, और इस वाली का करंट क्या है, आपको पता ही है इस वाली का करंट क्या है, और जो इनकमिंग करंट आ रहा है वो तो आपको ध्यान ही था, ये इनकमिंग करंट था आई जेड टी, यही करंट आ रहा है ना आई जेड टी। आउटगोइंग भी आपको ध्यान है, और ये वाला बस पता लगाना है आपको। ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए क्या, बहुत सिंपल सा किया है, देखो आप देखोगे और यूं समझ जाओगे। तो देखो आउटगोइंग करंट जो मैंने बताया एकदम एंड पॉइंट पे चल रहा है। ठीक है, तो ये एक आउटगोइंग करंट, दूसरा आउटगोइंग करंट कौन सा है, V, जो ये हमारा आउट जो एकदम एंड पे लगा हुआ है, इनटू ये एक एडमिटेंस के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये दूसरी एडमिटेंस के साथ। तो जब एक और चीज देखो, अगर आप कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसके अंदर डेल बाय डेल टी, और फिर वो जो वोल्टेज होता है ना उसका हम लोग डेल मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं, सी डेल्टा जेड इंटू डेल वी बाय डेल टी होता है। ऊपर वाले में जब हम इंडक्टेंस में कर रहे थे तो हमने क्या लिखा था, डेल आई लिखा था, यहाँ पे हम डेल वी लिखेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस है इस जगह। ठीक है, तो ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो और ये देखो यही वो फॉर्मूला है जो मैं बात कर रहा था, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस करेंगे तभी करंट मिलेगा। तो करंट के लिए हमने, तो दो करंट कैसे निकल गए हमारे, ये देखो दो करंट ऐसे निकले, इस वोल्टेज को देखो ये जो दो करंट थे, ये जो एक आई था ये कैसे मिलके बना था,
एक वोल्टेज इंटू ये और दूसरा वोल्टेज इंटू ये, तो जब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो वो डेल वी बाय डेल टी, और सी तो था ही, और डेल्टा जेड, तो वो इस फॉर्म में आया है। ठीक है, तो दूसरा करंट ऐसा आ गया, और ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हुआ है जी इंटू डेल्टा जेड इंटू वी। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो जो आई है, दूसरा वाला जो आउटगोइंग आई है वो मिलेगा, और इनकमिंग आपको पता ही सर जेड टी है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी हमारी। इक्वेशन कहाँ गई, थोड़ा सा आगे आ गया क्या, हाँ। तो देखो ये देखो ये पूरी इक्वेशन बन गई। Z जो आउटगोइंग था, फिर ये वो दोनों मिक्स करके जो एडमिटेंस के करंट थे, और ये इनकमिंग वाला, तो हमने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब वही सेम चीज जो ऊपर वाले में की ना हमने, तो जो आई वाली टर्म से उनको रख दिया, फिर इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और जो जी था यहाँ पर, सबका सब सेम चीज ही है। ठीक है ना, वी जेड वगैरह इन सब के साथ फिर वही चीज है। टाइम को सप्रेस कर देंगे, जैसे वोल्टेज केवीएल के टाइम में किया था। तो जब टाइम सप्रेस करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, जो जेड ओमेगा होता है उसको भी डेल बाय डेल टी को क्या लिख देते हैं, देखो यहाँ पे जो डेल बाय डेल टी है इसको हम जे ओमेगा यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हार्मोनिक में लिखा है क्योंकि, और यहाँ इसकी अगर वो लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने आई एस नहीं लगाया, ये नहीं, अभी मैंने सप्रेस नहीं किया ना, हाँ, सप्रेस करने के बाद लगाते हैं। तो देखो ये यही वो फॉर्मूला है जिसे सप्रेस किया जाता है, रियल ऑफ आई एस जेड ई जे ओमेगा टी। तो इस वाले को हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ इतने इतने को लिख देते हैं। तो डी आई एस जेड क्या बन जाता है, माइनस का, फिर वही इसके साथ एक वो रहा होगा, क्या कहते हैं, टी रहा होगा, तो वो टी भी हट गया यहाँ से। तो कुछ नहीं, पूरा सेम टू सेम वही है वापस से। तो उसमें जैसे उनमें क्या आ रहा था, आर प्लस जे ओमेगा एल आ रहा था ना, तो इसमें क्या आ रहा है, जी प्लस जे ओमेगा सी। तो ये जो जी प्लस ये वाला है ना, ये किसके कारण आया है, ये कंडक्टेंस प्लस कैपेसिटेंस के कारण आया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शंट शंट एडमिटेंस, इसको हम कहेंगे शंट एडमिटेंस। ठीक है, और ये कौन सी वाली शंट एडमिटेंस, एकदम शुरुआत में मैंने दो नाम लिए थे, वही चीज है। ठीक है, एकदम शुरुआत में तो ये था, तो इन दोनों के कारण क्या आ रहा है, शंट एडमिटेंस आ रहा है। तो ये इन दोनों का फॉर्मूला है, जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, तो ये हमें करंट इक्वेशन भी मिल गई। तो देखो आपको करंट इक्वेशन दिखाता हूं, तो ये देखो ये मिल गई हमें करंट इक्वेशन भी, माइनस वी एस जेड। ठीक है, वापस से इसमें भी वही है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे और हमें कुछ इस फॉर्म में ये मिल जाएगा, शंट एडमिटेंस आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इधर उधर की थोड़ी थोड़ी वैल्यूज चेंज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट ऑफ डी आई एस जेड की जो वैल्यू है ना, ये देखो ये इस जगह जो डी आई एस जेड एकदम उस जगह दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो इस जगह हम क्या कर देंगे, ओ भगवान, हाँ, तो जो हमें देखो, तो इस डी आई एस जेड की जगह हमें देखो उधर वैल्यू आई है, देखो डी आई एस जेड की वैल्यू अभी हमने निकाली है ना जस्ट, ये डी आई एस जेड की वैल्यू, तो ये क्या है, माइनस जी, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे तो ये माइनस वी एस, ये वैल्यू आई है। तो इसी को हमको उसमें रख देना है वोल्टेज वाली इक्वेशन में। तो वही चीज इसने बोला, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2 जो कि वोल्टेज की थी, तो इसमें हमने क्या कर दिया, वी एस जेड जी ओमेगा सी, और ये रख दिया। उससे क्या हुआ है कि हमारे पास दो चीजें आ चुकी है, वी एस जेड माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर, जी प्लस जे ओमेगा सी और आर प्लस जे ओमेगा एल। तो ये क्या शंट थी, ये शंट है, और ये सीरीज इंपेडेंस है। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चला है कि देखो जो डी स्क्वायर वी एस जेड है, ठीक है, और अब देखो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी, वो क्या चीज होगी, कि जो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, अरे भगवान, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा नहीं, लैम्डा बोल रहा हूँ, गामा स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और यही प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, जो मैं अब बताऊंगा आपको। इसी से अपन को पता चलता है कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो इसने क्या किया, डी स्क्वायर वी एस जेड ये तो यहीं रखा, फिर इस पूरे पार्ट को ले गया इस तरफ ले आया। तो इसने बोल दिया कि ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं गामा स्क्वायर लिख देता हूं, और वी एस जेड वैसा का वैसा रहेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। इसने कुछ नहीं किया, फिर वापस से ये देखो गामा को उस जगह ले गया है। ठीक है, और वी एस जेड, अब ध्यान दोगे ना आप, देखो ये देखो जो डी उसकी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी। अब अगर आप गामा जो है ना, उसने क्या लिया है, गामा मैंने आपको जैसा बताया कि गामा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, गामा स्क्वायर क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, तो गामा क्या होगा, गामा इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का रूट मल्टीप्लाई करके इन दोनों का रूट हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इनका रूट ले लोगे तो वो बन जाएगा गामा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं
प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट अगर आपने सुना हो आपकी बुक्स में, गामा से किया जा सकता है, जो आशीर्वाद है उसके अंदर पी से करता है वो प्रोपेगेशन कांस्टेंट को, तो वो पी से भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट हो गया। अब देखो जो गामा होता है ना, उसमें वो दो चीजों से मिलके बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत काम आएगा। गामा जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है वो दो चीजों से बनता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, जो कि इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है। तो जो अल्फा होता है ना वो होता है अटेन्युएशन कांस्टेंट, और जो ये होता है बीटा वो होता है फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज भी होती है, तो जो गामा होगा ना वो हमेशा एम इनवर्स में आएगा, ठीक है। और जो अल्फा है वो हमेशा मतलब वन नेपर बोल रहा हूं, नेपर पर मीटर में आएगा, ये है नेपर, नेपर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.68 डेसिबल्स, ठीक है। तो जो भी जब भी अटेन्यूएशन कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, नेपर पर मीटर पे होगा। और जो ये फेज कांस्टेंट है उसका होगा क्या कहते हैं, रेडियल पर मीटर पे या फिर रेडियंस पर मीटर पे, ठीक है। तो ये होती है गामा की बात, ठीक है। गामा बोल रहा हूँ प्रोपगेशन कांस्टेंट की बात, ठीक है। अब वही उसने कुछ भी नहीं किया, उसने क्या किया, ये वही सेम टू सेम आप इसकी अगर करंट की इक्वेशन में निकालना चाहोगे तो गामा फिर करंट वाली फॉर्म में भी निकल सकता है। तो करंट वेव के लिए ये फॉर्म, करंट के लिए ये होगा, और वोल्टेज के लिए मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, वोल्टेज के लिए ये वाली इक्वेशन होगी, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। इधर उधर वैल्यूज रख के अब सॉल्यूशन जब अपन निकालते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये वोल्टेज वेव है, ठीक है। वो जो वोल्टेज वेव थी ना, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो आपको ये बात ध्यान होगी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी होगा, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इस फॉर्म में आता है। तो पहले कांस्टेंट होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी भी इक्वेशन सॉल्व की होगी तो फर्स्ट में कांस्टेंट आते हैं और उसके बाद e टू दी पावर, ये भी बहुत सिंपल था, तो इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, ठीक है। तो जो उसकी इस वाली की जो आई है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो वो आया है सोल्यूशन आया है, वो कहाँ गई इक्वेशन, ये देखो। तो इस वाली की जो सोल्यूशन आया है वो कुछ भी नहीं आया है, जो भी हमने लिया है कुछ इस तरीके का आ गया है कि भाई एक कांस्टेंट है वी नॉट प्लस और उसके साथ ई टू दी पावर गामा जेड, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट और है वी नॉट माइनस, उसके साथ है ई टू दी पावर गामा जेड। तो ये इसकी सोल्यूशन है, वी एस का सोल्यूशन है, वी एस जेड का सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन अपने पास निकल गया है। जो वोल्टेज इक्वेशन अपन इतनी देर से बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे थे कि क्या होती है क्या होती है, तो ये एक इक्वेशन निकल गई है और आपको यही याद करनी है। उस वो तो पूरी डेरिवेशन बताइए, आपको याद यही वाली इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद यही करनी है, ठीक है, कि एक ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज किस तरह से दिया जाता है, ठीक है। अब ये वी नॉट प्लस वाला जो ये चीज है ना, ये दिखाती है कि मान लो ये देखो एक वेव है, ठीक है ना, ये देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ इसको। ये मान लो आपकी जो वेव जाती है ना, हमेशा जो साइन वेव में होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से जाती है, वो कुछ इस तरीके से जाती है कि आगे बढ़ रही हो, अपन को ये लगता है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से आगे मूव करते हैं जब भी हम वो करेंगे ना। तो अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं ना, ये रफ क्यों हो गई, तो देखो उसमें क्या होता है ना कि जब भी हम नोट करते हैं, जब हम इसको वो पॉइंट करेंगे तो देखो एक पॉइंट इधर, फिर एक पॉइंट थोड़ा सा उससे आगे आता है, उससे आगे आता है, तो इसका मतलब है जो हमारी वोल्टेज वेव है ना वो आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इस चीज से ये पता चलता है। अगर इस वाले को आप ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, इस वाले को अगर इसको अगर अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं उस वेव की फॉर्म में, तो ऐसा लगता है कि जो पॉइंट्स है ना वो आगे की तरफ, तो ये क्या है, ये एक फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रेवलिंग, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज वेव है, ठीक है। और वी नॉट का मतलब है कि वही चीज वापस अगर उल्टी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, वो पीछे की तरफ आता है, वेव पीछे की तरफ आ रही है। तो जो वोल्टेज वेव है वो दोनों मतलब कुछ इस तरीके का होता है कि अगर यहां से जा रही है वोल्टेज वेव तो वापस भी तो आएगी ना। तो ये चीज दिखा रहा है जो आगे जा रही है वोल्टेज वेव, और ये जो रिफ्लेक्ट वापस हो रही है ना, रिवर्स ट्रेवलिंग या फिर रिफ्लेक्ट ट्रेवलिंग, ये वो चीज दिखा रही है, ठीक है। और वी नॉट का मतलब वही है कि वो दिखा रहा है पॉजिटिव वेव है, और वी नॉट मतलब वो पीछे वापस जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा देखो अगर एक इधर से जा रही है तो वो वी नॉट वाली वेव है, और फिर एक वापस जो लोड के पास से रिफ्लेक्ट होकर आएगी ना, जैसे ये इस जगह लोड लगा हुआ है, तो जो वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो होगी वी नॉट माइनस, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं, कई बार हम नहीं बोलते कि भाई जो हमारी वेव है वो सिर्फ आगे की तरफ ही जा रही है, पीछे वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो जो वी नॉट माइनस जो ये नेगेटिव वाला होगा, इस वाले को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और अगर वो सिर्फ बैकवर्ड, ये सिर्फ वापस आ ही रही है,
तो उससे हम बोलते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, वी नॉट प्लस वाले को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी ये तो। और वही चीज है, अब देखो ये जो करंट इक्वेशन जैसे वी एस जेड नहीं आया था, वी एस जेड, वैसे ये क्या आ गया, आई नॉट ई टू दी पावर। तो ये सेम टू सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पे करंट वाले से हो गया। तो ये भी वही चीज दिखाती है कि करंट वेव जो है वो आगे जा रही है और वापस रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो वापस जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट जो हो रही है वो ये है, और जो आगे जा रही है वो है ये। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसमें पढ़ने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या होता है, जैसे जेड नॉट है, जेड नॉट से हम डिवाइड वो करते हैं। अब देखो जो मैंने बताया ना वोल्टेज वेव, तो ये वोल्टेज वेव जो आगे जा रही है और ये है एक करंट वेव। तो अगर इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं या फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं अगर, और वो भी फॉरवर्ड वाली है, ये फॉरवर्ड है ये, ठीक है ना, फॉरवर्ड का जो रेशियो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होगा। और अगर यही बैकवर्ड है अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो माइनस का साइन मैंने गलती की है वो यहां पर है, इस जगह माइनस लगेगा। तो अब अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस में सिर्फ रिवर्स का ही दिया हुआ है, तो आप रिवर्स से भी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकाल सकते हो। उसमें क्या होगा कि जो रिवर्स वी नॉट माइनस है और जो आई नॉट माइनस है, उन दोनों का रेशियो लो और उसके आगे एक माइनस साइन लगा दो, तो वो क्या, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इन टर्म्स ऑफ रिवर्स वेव के फॉर्म में पता चल जाएगा अपन को। ठीक है ना, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एंड वोल्टेज कैरिंग वेव एंड फॉरवर्ड करंट कैरिंग वेव एट एनी पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये ट्रांसमिशन पूरी लाइन है, यहाँ पे अगर आपको पता करना है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या है, तो आपको पता करना होगा वी नॉट क्या है, उसका आई नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, आई नॉट क्या है, दोनों का डिवाइड कर दो तो आपको जेड नॉट मिल जाएगा। अगर आपको इधर से पता करना है, इधर से वेव जा रही है तो आपको पता करना है वी नॉट माइनस क्या है, आई नॉट माइनस क्या है, और माइनस लगा दो तो क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या है, इसने बोला है कि आप जो प्राइमरी कांस्टेंट मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है, आर होता है, एल होता है, जी होता है, सी होता है, जो मैंने सबसे एकदम फर्स्ट लेक्चर में बताया था रेजिस्टेंस वगैरह। तो आप उसके टर्म में भी लिख सकते हो। तो उसके टर्म में कैसे लिखा जाएगा, जेड नॉट आर प्लस जी ओमेगा एल और जी प्लस जी ओमेगा सी। जी के साथ हमेशा सी वाला आएगा, आर के साथ एल आएगा, और दोनों उनका रूट ले लो। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसको आप इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कांस्टेंट लिखना चाह रहे हो। और फेज वेलोसिटी क्या होती है कि जो उसकी फेज वेलोसिटी होगी उस जगह की या वहां की पता करनी है, तो वो वीपी से डिफाइन होगी। ठीक है, और उसमें अपन को क्या करना होगा, ओमेगा बाय बीटा। तो ये फॉर्मूला होता है फेज वेलोसिटी का। ओमेगा आपको कैसे, अब आप बोलोगे ओमेगा कैसे पता चलेगा, तो मैं बोलूंगा ओमेगा के लिए कुछ नहीं होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो वहां अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई होती है 2 मेगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज, तो आप उसको लिख के आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। बीटा की कई बार वैल्यू दी हुई होती है, तो उससे आपको पता चलेगा फेज वेलोसिटी है। तो जो जेड नॉट है, जो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है गामा, जो मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको, गामा की वैल्यू आपको बताई थी ना क्या होती है, ये वाली आर प्लस जे ओमेगा एल और जी प्लस जे ओमेगा सी, नहीं बताई थी आपको। तो ये सारे सेकेंडरी कांस्टेंट है, और ये सेकेंडरी कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाला एक और लेक्चर खत्म हुआ है, थोड़ा सा लेंदी है, अगर तेज करके देखना होगा तो आप तेज करके देखना, बट एक बार समझ आया है तो बहुत आसान है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ भी आ जाए। ठीक है, थैंक यू।